रामपाल अपनी बीवी के साथ अपने कस्बे की ओर चला जा रहा था। रामपाल की बीवी बुरा सा मुंह बनाकर अपने शौहर से बोली, कितनी बार कहा है कि मोटरसाइकिल खरीद लीजिए, लेकिन एक आप हैं जो मेरी सुनते ही नहीं हैं। हाँ, तुम्हारे अब्बू का दबा हुआ खजाना जो रखा है मेरे पास। मैं जब भी आपसे कुछ खरीदने की बात करती हूँ, आप बीच में मेरे अब्बू जान को क्यों ले आते हैं? क्योंकि तुम्हारे अब्बू ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। निकाह से पहले मुझे लगा था कि वो मुझे दहेज में कार देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे घटिया साइकिल पकड़ाकर टाटा बाय बाय बोल दिया। उन्हें पता था कि उनके दामाद की पेट्रोल डलवाने की भी औकात नहीं है, इसीलिए उन्होंने आपको साइकिल ही दी थी। देखो, मेरा दिमाग मत खराब करो। मेरा भी दिमाग खराब मत कीजिए। मत भूलिए, अभी आप मेरे अब्बू जान से 10,000 रुपए उधारी ही लेकर आ रहे हैं। रामपाल की बीवी ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक एक दरख्त के पीछे से किसी बूढ़ी औरत की भारी आवाज उन दोनों के कानों में टकराई। वहीं रुक जाओ। रामपाल और उसकी बीवी के कदम वहीं जम गए। ये किसकी आवाज है जी? पता नहीं, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है। तभी एक बूढ़ी औरत मुंह को कंबल से ढके हुए उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। रामपाल की नजर जैसे ही उसके पैरों पर पड़ी, रामपाल उसके लंबे पैरों को देखकर कांपने लगा। मुझे सब पता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं। तुम्हारे पास जितने पैसे हैं मेरे हवाले कर दो, नहीं तो। अरे नहीं, हमारे पास जो भी पैसे हैं हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। रामपाल की बीवी रामपाल से बोली, अजी देख क्या रहे हैं, जल्दी से पैसे दे दीजिए ना। रामपाल ने तुरंत 10,000 रुपए उस बूढ़ी औरत को दे दिए और दोनों मियाँ बीवी वहाँ से डरते डरते भाग गए। अगले दिन रामपाल और उसकी बीवी कस्बे के मुखिया के पास चले गए। अरे मैं तो लुट गया मुखिया जी, मैं तो बर्बाद हो गया। क्या हुआ रामपाल, क्यों गला फाड़ फाड़ कर कुत्ते की तरह चिल्ला रहे हो? मुखिया जी, मैं बताने वाला हूँ, आप सुनेंगे तो और आप भी गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगेंगे। क्या मतलब? मुखिया जी, कल मैं अपने कस्बे से आ रही थी कि रास्ते में आते आते एक बूढ़ी औरत मिल गई। मुझे तो वो कोई डायन लग रही थी। उसके पैर सामान्य लोगों से बेहद बड़े थे। मैंने सुना है कि चुड़ैल और डायनों के पैर उल्टे होते हैं। आज पहली बार पता चला कि उनके पैर लंबे भी होते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। कौन सा रास्ता निकालोगे? अरे उस बूढ़ी ने मेरे से 10,000 रुपए भी छीन लिए। क्या 10,000 रुपये? अगर वो कोई भूतनी है तो वो तुम्हारे 10,000 रुपयों का अचार डालेगी। मुझे क्या पता, आप कस्बे के मुखिया हैं। जल्द से जल्द इसका रास्ता निकालिए। अगले दिन मुखिया कस्बे में रहने वाले एक साधु के पास पहुंच गया। क्या बात है मुखिया, तुम्हारे चेहरे पर फिक्र क्यों दिखाई दे रही है? बात ही कुछ ऐसी है साधु महाराज, हमारे कस्बे में एक लंबे पैरों वाली बूढ़ी चुड़ैल का साया पड़ चुका है, जो आने जाने वाले लोगों से पैसे छीन लेती है। क्या? ये तो बहुत ही गंभीर बात है मुखिया। क्या कहना चाहते हैं आप? इसके लिए मुझे उस जगह पर पूजा करनी होगी जिस जगह पर लोगों के पैसे छीने थे, और वो सारी सामग्री मैं ही लाऊंगा। अगर तुम लाओगे तो वो लंबे पैरों वाली चुड़ैल इस कस्बे को कभी नहीं छोड़ेगी। हाँ, जानता हूँ। अब ये भी बता दीजिए कि पूजा में सामग्री में कितना खर्च लगेगा? पूरे 20,000 रुपयों का खर्च लग जाएगा। कल मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप सामान ले आना और कल ही पूजा शुरू कर देना। चंदा मांगते मांगते मुखिया जमींदार के घर पहुंचा। ये लो मुखिया, मेरी तरफ से पूरे 1,000। जल्दी से उस बुढ़िया डायन को जल्दी से भगाओ। मुझे शहर बहुत जरूरी काम से जाना है और मैं नहीं चाहता कि वो बूढ़ी चुड़ैल मेरे सामने आ जाए। मुखिया चंदा मांगते मांगते शिक्षा नाम की एक बूढ़ी औरत के यहाँ पहुँचा, जो कि अपने बूढ़े शौहर के साथ रहती थी। मुखिया उनका दरवाजा खटखटाने लगा। अरे घर पर कोई है? कितनी वक्त से कुंडी खटखटा रहा हूँ,
लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहा। कुछ वक्त बाद शिक्षा का शौहर बाहर निकला। क्या बात है मुखिया जी, सब कुछ ठीक तो है? कस्बे में एक लंबे पैरों वाली बूढ़ी चुड़ैल का साया पड़ चुका है, जिसके लिए पूजा करवानी और पूजा के लिए ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, इसलिए कुछ हो तो दे दो। दीनू ने पूरे 50 का नोट पकड़ाते हुए मुखिया से कहा। मेरे पास तो बस इतने ही है। तुम्हारी बीवी शिक्षा नजर नहीं आ रही। वो कुछ दिनों से बीमार है ना, बेचारी चारपाई पर लेटी रहती है। तभी मुखिया के कानों में शिक्षा के खांसने की आवाज टकराई। मुखिया वहां से निकल गया। दीनू धीरे धीरे कदमों से अपनी बीवी शिक्षा के पास आकर बोला, जो कि अपने पैरों को कंबल से ढके हुए बैठी थी। शिक्षा, क्या तुम जो कर रही हो ठीक कर रही हो? हाँ, अब सही कर रही हूँ, आप फिक्र मत करो। अगले दिन साधु मुखिया रामपाल अपनी पत्नी के साथ उसी दरख्त के पास पहुँच गए, जिस दरख्त के पास उसे वो लंबे पैरों वाली औरत मिली थी। साधु महाराज, हम दोनों शौहर बेगम बातें करते हुए यहाँ से निकल रहे थे। इस दरख्त के पीछे से वो अचानक निकलकर हमारे सामने आ गई। उसके पैर बहुत लंबे थे। बस रामपाल, बस अपना मुंह अब बंद कर लो, क्योंकि अब मैं पूजा शुरू करने वाला हूँ। इतना बोलकर साधु पूजा पाठ करने लगा और मंत्र पढ़ने लगा। ईम बीप चंपा, चंपा पानी दे गंगा, सब बुच्चों की नानी, खत्म कर दे उस लंबे पैरों वाली बूढ़ी डायन या चुड़ैल की कहानी। रामपाल की बीवी रामपाल से बोली, अजी ये मंत्र पढ़ रहे हैं या बच्चों का गीत गा रहे हैं? मुंह बंद करो भाग्यवान, ये बहुत पहुँचे हुए साधु है। इनके मंत्र अजीब तरह के ज़रूर होते हैं, लेकिन काम करते हैं। देखा, इनके मंत्रों से वो लंबे पैरों वाली चुड़ैल जहाँ भी होगी जलकर खाक हो जाएगी। कुछ वक्त बाद साधु मुखिया और रामपाल की बीवी की ओर देखता हुआ बोला, अब ये इलाका उस लंबे पैरों वाली बूढ़ी डायन से मुक्त हो चुका है। इतना बोलकर साधु वहाँ से चला गया और सब खुश हो गए। अगले दिन जमींदार अपनी कार से कस्बे से शहर की ओर जा रहा था। तभी अचानक उसके कार के चारों टायर पंक्चर हो गए। जमींदार खौफजदा होते हुए बाहर निकल आया और उसने देखा कि चारों टायरों में कीलें धंसी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है जैसे कि ये कीलें पहले से ही किसी ने फेंकी हो। जमींदार ने इतना कहा ही था, तभी उस पेड़ के पीछे से एक बूढ़ी औरत निकलकर जमींदार के सामने आ गई। जमींदार की नजर जैसे ही उसके पैरों पर पड़ी, वो कांपने लगा। कौन हो तुम? ये जानना तेरा काम नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं जानती हूँ कि तू अपने बैग में सोना लेकर शहर जा रहा है। वो सोना मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं तुझे अपने लंबे पैरों से कुचलकर मार दूंगी। जमींदार ने तुरंत वो बैग डरते हुए उस बूढ़ी औरत को थमा दिया। अब मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जल्दी से यहाँ से रफू चक्कर हो जा, वरना जिंदा यहीं जला दूंगी। जमींदार वहां से भाग गया। अगले दिन जमींदार ने अपने घर पर मुखिया और उस साधु को बुलाया। मुखिया, कल रात उस लंबे पैर वाली बूढ़ी औरत ने मुझसे मेरे सोने का बैग छीन लिया। ये क्या कह रहे हैं आप? साधु महाराज ने तो अपने मंत्रों के शक्ति से तो उसे जला दिया था। ये पाखंडी साधु है मुखिया। मुझे लगता है कि ये भूत प्रेत का चक्कर नहीं, बल्कि कोई और ही चक्कर है। भला कोई डायन या चुड़ैल सड़क पर कार का टायर पंक्चर करने के लिए कीले क्यों फेंकेगी? कोई तो कस्बे में है जिसके पैर लंबे हैं और वो पूरे कस्बे में खौफ फैलाना चाहती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, कस्बे में कोई भी ऐसी बूढ़ी औरत नहीं है जिसके पैर इतने ज्यादा लंबे हो।
सोचो मुखिया, सोचो, कोई तो होगा। तभी मुखिया के दिमाग में एक ख्याल आया। परसों जब मैं चंदा मांगने शिक्षा के घर पर गया था, तब शिक्षा के शौहर ने मुझे 50 रुपए चंदा के तौर पर दिया था, लेकिन उसके पास चंदा आए कहाँ से? वो तो एक एक पैसे के लिए परेशान रहता है। और दूसरी बात कि उसकी बीवी शिक्षा भी सामने नहीं आई। लेकिन शिक्षा के पैर तो सामान्य हैं, लेकिन हम सबको वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। मुखिया और जमींदार कस्बे के लोगों को एकजुट करके सीधा शिक्षा के घर पहुंच गए। इतने लोगों को देखकर शिक्षा का शौहर शीनू बेहद बुरी तरीके से घबरा जाता है। मुखिया जी, जमींदार जी, आप यहाँ मेरे घर और वो भी इतने लोगों के साथ, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हारे चेहरे की खौफ ही बता रही है कि तुम्हारे दिल में चोर है। तभी जमींदार और मुखिया की नजर शिक्षा पर पड़ी, जो कि अपने पैरों को कंबल से ढके हुए एक रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तुम तो बीमार हो ना शिक्षा, और तुम मुस्कुरा रही हो, और तुमने अपने पैरों को ये कंबल से क्यों ढक रखा है? मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी शिक्षा ने अपने पैरों से कंबल हटा दिया। शिक्षा के लंबे पैर देखकर मुखिया और जमींदार की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। शिक्षा, तो वो तुम हो जो कस्बे वालों को अपने लंबे पैरों को दिखाकर लूट रही थी और डरा रही थी? शिक्षा, तुम्हारे पैर तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक तुम्हारे पैर इतने लंबे कैसे हो गए? मैंने किसी गरीब को नहीं लूटा है, बल्कि उन मक्कार लोगों को लूटा जिन्होंने मेरे घर का चूल्हा बुझाया। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे शौहर दीनू और मैं तुम्हारे यहाँ घर पर काम करते थे जमींदार साहब, मगर इस मुखिया के कहने पर तुमने मुझे और मेरे शौहर को धक्के देकर काम से बाहर निकाल दिया और रामपाल और उसकी बीवी को अपने घर पर हमारी जगह रख लिया और हवेली में काम पर लगा लिया। तुम्हारे इस फैसले से हमारे भूखे मरने की नौबत आ गई। मैंने ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। कितनी अजीब बात है जमींदार साहब, एक पाखंडी साधु को पैसे देने के लिए कस्बे का मुखिया पूरे कस्बे से चंदा उठाता है, और हम गरीब शौहर बेगम इतने दिन से दुखी है। कस्बे का मुखिया और इस पूरे कस्बे को खबर तक नहीं। ये पूरे कस्बे को डूब मरने वाली बात है। मैं अपनी गलती मानता हूँ शिक्षा, लेकिन तुम्हारे पैर इतने लंबे कैसे हो गए? दरअसल मेरे परिवार को ये आनुवांशिक बीमारी है। मेरे परिवार का जब भी कोई सदस्य 70 बरस से ऊपर हो जाता है तो उसके पैर सामान्य से अधिक लंबे होने लगते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ और मैंने तुम सबको सबक सिखाने के लिए ये सब किया, ना कि लूटने की नीयत से। मुझे माफ कर दो शिक्षा, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कल से तुम दोनों मेरी ही हवेली में काम करोगे और तुम्हारी तनख्वाह 2 गुनी। जमींदार और सब लोग शिक्षा के घर से चले गए।